अस्सलामुअलैकुम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम इंशाअल्लाह जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलबोन इन साइंटिफिक एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि टेलबोन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसके क्या फंक्शंस हैं अगर हैं भी, और अगर फंक्शन इस पे हैं तो फिर काफ़ी लोगों का ये भी इस पर है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई भी फंक्शन नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। इस पर हम इसे इसे डीप डीप करेंगे कि कि इसका वाक़ई में फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता इसके बारे में, और वो कहते हैं कि जब हम एवोल्यूशन जब हुई हमारी तो ये टेल का हिस्सा जो है वो खत्म हो गया था, इसलिए सिर्फ टेल बोन ही है जिसका अब कोई मकसद नहीं रहा। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो हमें काफ़ी सारी अभी रिसर्चेज़ आ रही हैं और एक्सपीरियंसेस लोगों के कि इस टेल बोन के बहुत सारे जो है कोई ना कोई फंक्शंस हैं जिसकी वजह से अगर तो इसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इसका बहुत बड़ी मुश्किल से जो है वो इलाज होता है मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये टेल बोन बहुत छोटी होती है। तो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है? इस्लाम में भी हमें कुछ न इसके बारे में मिलती है चीज़ें, हदीस मिलती हैं सॉरी। तो इसमें हम वो देखेंगे कि इस पर वो किस एंगल से डिस्कशन की गई है। तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी के भी इंसान के दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ अ टेलबोन? असल में टेलबोन है क्या? ठीक है। हम जो है वो रीढ़ की हड्डी का तो हमें बहुत इसका नॉलेज है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो उन्हें फिर डॉक्टर से इसका जो है ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ठीक है। यानी कि स्पाइन का तो हमें इतना कोई टेंशन नहीं है कि किसी को हम कहें कि रीढ़ की हड्डी को क्या होती है, तो वो ईज़िली आपको बता देगा जी, हमारी रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके थोरैक्स से लेकर कहाँ तक होती है, यानी पूरा जो होता है। तो इसमें जो टेल बोन है ना, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को इसका आइडिया है, और काफ़ी लोगों का इस एक्सपीरियंस होते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसका इस लिहाज से ना उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और किसी से सुना भी होता है। तो हम बेसिकली कि व्हाट इज़ अ टेल बोन, अब मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा मैं यहाँ से दिखा भी सकूँ। So what is a tailbone? Your coccyx is made up of 3 to 5 fused vertebrae bones. It lies beneath the sacrum and the bone structure at the base of your spine. Several tendons, muscles, and ligaments connect to it. ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज टेल बोन। टेल बोन एक ऐसी हड्डी है टेल की जो कि स्पाइन के सबसे एंड वाले हिस्से पर होती है, जिसके 3 से 5 जो है इसके वर्टिब्रास होते हैं, यानी 3 टू 4 और 5 वेरिएशंस कर सकती हैं कि किसी के 3 या 4 या 5 वर्टिब्रास हो सकते हैं उसकी कॉक्सिक्स के, ठीक है। और इसको अगर मैं आपको अगर अगर कोई मेरे पास पिक्चर भी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कि इसे किस तरह हमने, तो ये देखें बेसिकली अगर आपको ये नज़र आ रहा हो। तो बेसिकली ये हैं जी सबसे सबसे पहले हमारा आता है सर्वाइकल, फिर आता है थोरैक्स, फिर आता है लंबर, उसके बाद नेक्स्ट सैक्रम रीजन आता है हमारी स्पाइन का, और लास्ट पे जो है वो टिप, एक छोटी-सी टिप है, यानी आप इसे कह सकते हैं छोटी-सी टिप है, इसे हम कहते हैं जी टेल बोन, ठीक है? ये छोटी-सी टिप है, इसे हम जो है टेल बोन कहते हैं। ये इसका अगर हम इस चीज़ को डिटेल से थोड़ा-सा दिखाएँ, तो ये एक चीज़ है देखिए। आप ये नीचे एड टेल है, इसे हम थोड़े से सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये इसे लास्ट पे जो है ना हमारी स्पाइन के, इसे हम कहते हैं टेल बोन। तो हम आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ टेल बोन, टेल बोन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेल बोन? क्या टेल बोन के फंक्शंस भी हैं, या सिर्फ़ ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन, या इसका कोई मकसद नहीं है, कोई भी इसका हमें बेनिफिट्स नहीं है? इस पर काफ़ी डिस्कशन होती है। अगर गूगल पर भी आप सर्च करें तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एवोल्यूशंस हुई है, एवोल्यूशन के ज़रिए में जब एवोल्यूशन हुई तो टेल हमारी खत्म हो गई, इसलिए अब इस टेल बोन का कोई भी जो है वो फंक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप सर्च करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें उन्होंने कहा है
कि इसके फंक्शंस हैं, क्योंकि इसमें हमने अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी, जिस पर हमने बात की है कि उसमें काफ़ी मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स अटैच होते हैं टेल बोन के साथ, ठीक है? जो कि बहुत सॉलिड रीज़न है कि इसके फंक्शंस भी हैं, अदरवाइज़ इसका कोई फंक्शन ना होता। ठीक है, जिस तरह ये है, what does your tailbone do? Despite the small size, the coccyx has several important functions, along with the being the insertion site of multiple muscles, ligaments, tendons. It also serves as one leg of the tripod along with the ischial tuberosities and a provided weight-bearing support to person in the seated position. इतना important इसका function है जो कि हमें बाज़ औक़ात इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नीचे ये अगर आप देखें, व्हाट डू यू नीड टू टेलबोन फॉर, ठीक है ना? इसमें देखें, द टेल वर्निशेस बाय द टाइम ह्यूमन एट द बोन एंड द रिमेनिंग वर्टिब्रा merged to the coccyx. The tailbone helped or ancestor with the mobility and balance, but the tail shrank as a human learned to walk upright. The coccyx now serves no purpose in human. इसी पर वो बता रहा है कि इसका फंक्शन कोई नहीं है। तो इस लिहाज से कुछ लोग इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इसके हक में हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सॉरी, आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसका फंक्शन है, कुछ लोग कहते हैं इसका फंक्शन नहीं है, एवोल्यूशन के ज़रिए से इसका कोई भी जो है फंक्शन नहीं हुआ। तो इसमें ये है कि सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, उससे पहले मैं क्लियर कर लूँ कि मेरे आवाज़ वगैरह साउंड सब क्लियर है कि नहीं? सिप भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी, सारी चीज़ें क्लियर। चलें ठीक है, ओके। जी, तो अब क्वेश्चन अराइज़ होता है कि टेल बोन का हमें क्या बेनिफिट है? मिसाल के तौर पर अगर इमेजिन करें कि हमारी टेल बोन निकल जाए, तो हमें क्या इसका जो है वो नुकसान होगा? तो बेसिकली जो टेल बोन है ना, ये जब आप बैठते हैं, तो जब आप बैठते हैं तो ये सिटिंग में आपको हेल्प करता है, ठीक है? आपका जो सारा वेट है ना, वो टेल बोन पे होता है, क्योंकि सारे जो यहाँ से लेकर हेड टू एंड तक ऑफ योर स्पाइन, जब नीचे आप बैठना है तो उस पर किसी चीज़ पर, यानी कि आपकी जो टेल बोन है वो एक कुशन के तौर पर काम करेगी, जिसके ज़रिए आपका सारा जो जो वेट है ना वो टेल बोन पर आ जाएगा, ठीक है? तो इससे ये हम फ़ोकस कर सकते हैं कि टेल बोन जो हमें बैठने में मदद करती है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका जो बैठने वाला हिस्सा है वो प्रॉब्लम कर सकता है, आपको पेन हो सकती है अगर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? तो ये मैं चीज़ें क्यों बयान कर रहा हूँ थ्रू एक्सपीरियंस, और इसमें काफ़ी नॉलेज है, इसमें मैंने रिसर्च की हुई है। तो इसमें ये यानी कि इसलिए मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि ताकि कोई भी अगर बंदा इस पे देखे या खुदा न खास्ता इस पर एक्सपीरियंस हो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, तो इसे वो बड़ी ईज़िली टैकल कर सके, इससे क्या कैसे इसने हमने डील करना है। और इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है कि इसमें थोड़ा-सा कि हमें क़यामत के दिन जो भी होगा वो टेलबोन पे सारा वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अब मैंने आपको बताया कि इसमें ये बेसिकली आपको एक बैठने के लिए जो है कुशन के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे जो है ना बेसिकली इसमें जिस तरह मैंने आपको दिखाया, इसमें लिगामेंट्स मसल्स अटैच होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स के, अगर कोई डॉक्टर है या फिजियोथेरेपिस्ट है तो आई थिंक उससे काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें काफ़ी टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स अटैच होते हैं टेल बोन के, जो कि बेसिकली पेल्विक फ्लोर रीजन होता है वो वाला, ठीक है? जिसमें टेल बोन आ जाती है, सारे उसमें मसल्स अटैच होते हैं, जो कि आपको वॉकिंग करने में, चलने में हेल्प करते हैं, आपको बैठने में हेल्प करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं इस पर होती हैं जो कि टेल बोन के साथ अटैच्ड होता है सारा मसला, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया इसका जी, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ से आपको बता रहा हूँ, तो इसका मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि एक कह सकते हैं डॉक्टर हैं जी, पैट्रिक फोय एमडी, ठीक है? ये एक अमेरिकन डॉक्टर हैं जिनका तकरीबन आई थिंक 20 टू 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग अ टेलबोन प्रॉब्लम्स, ठीक है? टेलबोन के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको ये काफ़ी ट्रीट करते हैं, ठीक है? इस बेसिकली मेरा कहने का इसमें ये मतलब हो जाएगा कि इसमें सारा टेलबोन होती क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसका क्या हल होगा, और उसके बाद हम साइंटिफिक इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इसमें इस्लाम हमें क्या गाइड करता है, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। तो
ठीक हो गया। तो इसमें फिर ये कहते हैं कि ये तो हमारा इसका ये भी क्लियर हो गया कि टेलबोन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका फंक्शन क्या है। और अगर हम इस टेलबोन को खुदा न खास्ता रिमूव कर दें, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप बैठने के लिहाज से आपको जो पेन है वो फ़ील होगी, क्योंकि आपका जो वेट बेयरिंग बोन है बेसिकली, वो ही अगर ना रही, तो आपका जो है ना, वही है भी छोटी-सी बोन, बहुत छोटी-सी बोन है ये, ठीक है? तो अगर यही ना रही, तो आपको बैठना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और आप इवेंचुअली आपको फिर इसका कोई दूसरे ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने पड़ेंगे। अच्छा, तो अब थोड़ा-सा हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद इवेंचुअली हम थोड़ा-सा इस पे रैप अप करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है? इसमें बेसिकली पैट्रिक फोय ना ये इसमें बताते हैं कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे इसके रीज़न्स हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको टेल बोन के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? अब इस इसका कोई प्रॉब्लम आना इसी का एक कह सकते हैं आप कि हमें बता रहा है कि इधर इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्यों आती? ठीक है? अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्यों आती? अगर इसका कोई फंक्शन ही नहीं था, तो इसके होने या ना होने से हमें क्या इससे लिंक? लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिसको ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारा सिटिंग का बेसिकली एक आप कह सकते हैं सिटिंग बहुत होती है, क्योंकि हम ऑनलाइन सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो अगर हमारी सेहत ठीक ना हो, हमारे विटामिन्स पूरे ना हो, विटामिन डी, आपकी कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब हड्डियों में ना हुई हो, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो इवेंचुअली इसमें बहुत कमज़ोर हो जाएँगी, जिसकी वज़ह से टेल बोन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है? इसलिए आपको विटामिन्स वगैरह सारे जो है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, बल्कि इस एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं। आप जब भी इसमें इस तरह कोई भी फ़ॉलो करनी है, आप लाज़मी डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक और कुछ इसमें रिसर्च की है, वो आपको शेयर कर रहा होता हूँ मैं, अभी करूँगा। तो इसमें सॉरी, इसमें हमें जो क्वेश्चन है वो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें ये होता है कि आपका जो जॉइंट है ना, वो अनस्टेबल हो जाए। टेल बोन का जो जॉइंट है वो अनस्टेबल हो जाए। अगर आप यानी कि सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो वो जॉइंट अनस्टेबल होने की वजह से वो डिसलोकेट कर जाए, अपनी जगह से हिल जाए, वो टू फॉरवर्ड मूव कर जाए या बैकवर्ड मूव कर जाए, ठीक है? टेल बोन का जो बेसिकली जो जॉइंट है, जिसकी वजह से आपको पेन फील हो सकती है। उसके बाद फ्रैक्चर हो सकते हैं, अगर आप गिर गए, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आप गिर के डायरेक्ट आपका जो इंटैक्ट हुआ ग्राउंड के साथ, ग्राउंड में टकराएँ और आपकी जो टेल बोन वाला रीजन है वो टकराया, तो आपका जो है वो आपको यानी कि बहुत सीवियर टाइप ऑफ इंजरी हो सकती है टेल बोन की, जिससे बहुत पेनफुल होगा ये। अगर तो इस तरह अगर हो जाए ना, खुदा ना खास्ता, ठीक है? अब डिसलोकेशंस हो गई, इसके बाद डिसलोकेशन है कि बोन डिसलोकेट हो जाती है टेल बोन की, जो कि मूव हो सकती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है? उसके बाद बोन स्पर्स हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन होगी टेल बोन की, तो उसमें स्पर बन जाएगा, यानी स्पर कहते हैं कि जहाँ पे बोन का हिस्सा न्यू बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है? ये इस तरह के यानी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टेल बोन के। और इसके बाद आर्थराइटिस की वजह से टेल बोन हो सकता है। उसके बाद पोज़ीशन, हम बैठते हैं अच्छे तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो टेंट निकला होता है, ठीक है? जिसकी वजह से टेल बोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इवेंचुअली आपको टेल बोन की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पेन एट द कॉक्सिक, उसके यानी कि बहुत सारी पेन, आपको इतनी ज़्यादा पेन फ़ील हो रही है, जिसकी वज़ह से आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही सेंसिटिव हो गया है, और अगर आप थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हो, तो बहुत ज़्यादा ही दर्द शो होती है। वो उसका अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए टेल बोन के, कॉज़िंग कैंसर, यानी कि टेल बोन पे कैंसर भी हो सकता है। तो बोन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक एंड बटर जो पेन हो सकती है, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपको टेल बोन के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? और इसका फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं, जो कि आप डॉक्टर्स करते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 99% ऑफ द डॉक्टर्स बकौल इनके, पैट्रिक फोय डॉक्टर के, कि 99% ऑफ द डॉक्टर्स को जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? वो पढ़ते नहीं क्या? वो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये अभी आहिस्ता-आहिस्ता रिसर्च के साथ, इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंसेस के साथ जो है आहिस्ता-आहिस्ता आ रही हैं, तो इसलिए वो साइंटिफिक बुक्स के अंदर, मेडिकल साइंस की बुक्स में ये बहुत इसका ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई। सिर्फ़ उन्होंने बताया कि ये बोन होती है, ठीक है? यहाँ पे लोकेशन होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसमें आप इंजेक्शन लगा दें या रिमूव कर दें, कॉक्सिजेक्टोमी कर दें,
जो कि सर्जरी का नाम है, जिससे आपको टेल बोन ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पेन ना हो अगर कोई प्रॉब्लम आई, फ्रैक्चर हुआ है। तो ये यानी इतनी 2 चीज़ 4 चीज़ें उन्हें मालूम होती होंगी, ठीक है। इल्ला माशाअल्लाह के कोई बहुत ही एक्सपीरियंस या अच्छे डॉक्टर हैं जिनको डिटेलिंग इसकी पता है टेल बोन की, वो बहुत कम आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। तो अब इसके टेस्ट वगैरह को मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूँ ताकि हम इसमें एंड एंड सेक्शन को ऐड करें जल्द से जल्द, अभी 15 मिनट हुए हैं। तो इसके टेस्ट कौन से अवेलेबल हैं? जी, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो सबसे पहले अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो पहले वैसे ही नहीं एग्री करेगा, ठीक है? वो कहेगा, उसको समझ नहीं आनी है यार, ये इस तरह भी कोई पेशेंट आते हैं जिसमें टेल बोन का प्रॉब्लम हो किसी को। तो फिर वो आपको कोई मेडिकेशन देगा, बहुत मेडिकेशन देगा, उनको समझ नहीं आएगी, मेडिकेशन ही देते चले जाएँगे आपको, ठीक है? उसके बाद अगर कोई आप मज़ीद कुछ देखेंगे, वो आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है, एक्स-रे करेंगे, और वो भी एक्स-रे ऐसे करेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बैठने से आपके टेल बोन का प्रॉब्लम है, तो बैठने से एक्स-रे करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आपको जो है वो एक्स-रे का दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। एक मशीन होती है, तो उसमें उससे आपको क्या पता ये कि टेल बोन आपकी किस तरह, किस पोज़ीशन पे जब आप बैठते हैं। तो इसलिए वो एक्स-रे वाले जो इस तरह करते हैं, वो भी बहुत कम है दुनिया में इस वक़्त, ठीक है, जो कि आपको बैठेंगे और तब एक्स-रे लेते हो आपका, जिससे आपकी टेल बोन की पोज़ीशन का पता चले कि वो वाक़ई में कोई फॉरवर्ड तो नहीं चली गई है, बैकवर्ड या उसके जॉइंट तो नहीं प्रॉब्लम करके, ठीक है। तो इस तरह के बहुत ही कम आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बेनिफिट देगी कि कल को खुदा ना खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो इस तरह की, तो वो एक उसे समझ होता हो कि मैंने क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो वो इसलिए आपको फिर एक्स-रे बैठ के और खड़े होके दोनों तरीकों से करवाना पड़ेगा। जो कि सॉरी, इधर हमारे जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम जो है इस तरह की सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत कम डॉक्टर होंगे। तो इस तरह अब बाहिर हो सकते हैं जी। तो ये हो गया टेस्ट, उसमें फिर एमआरआई भी होती है अगर कोई कैंसर वगैरह ना हो, तो इसलिए फिर एमआरआई भी इससे बेहतर ऑप्शन होता है, वो भी जो है वो करवाया जाए। उसके बाद जो है यानी कि फिर आपको वो इसके कौन-कौन से ट्रीटमेंट हैं, उसमें आपको वो इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है? उसके अंदर जहाँ पे लिगामेंट्स नहीं अटैच होते, जहाँ पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं ना, या मसल्स अटैच होते हैं, उस जगह पर लगाते हैं इंजेक्शन, क्योंकि वो जगह जो है जब आप गिर गए खुदा ना खास्ता, उसमें बोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो टेल बोन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर सकती है, बैकवर्ड कर सकती है, वो मसल्स भी साथ में स्ट्रेच हो जाएँगे, वो मसल को फिर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो रिलैक्स हो और टेल बोन अपनी पोज़ीशन पे वापस आए। या फिर उसके बाद एक और ऑप्शन ये है कि वो जो है ना नर्स पे जो है इंजेक्शन लगाएँ, नर्स को ही सुन कर दें, ठीक है? उनको वो मैसेज ना लेकर जा सकें, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होती है। तो वो फिर इस तरह ये तरीका है। इसके बाद तरीका ये है कि वो शॉक वेव्स वेव्स लगाते हैं, जिससे आपकी नर्व सारी वैसी खत्म हो जाती है, ठीक है? जिससे आपको पेन आने नहीं शुरू हुई, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है ठीक, क्योंकि टेल बोन तो फिर भी बस वैसी की वैसी ही है। टेल बोन तो उसके लिगामेंट्स या उसकी जो सेगमेंट्स हैं, वो फिर वो डिसलोकेशन ही है ना। पेन अगर मिसाल के तौर पर गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो उसका जो है ब्लिंकिंग करना शुरू करती है। आप जाके जी तार ही काट दें जी, जो कि आपको साइन शो करती है पेट्रोल का कि कम हो गया है। ये ऑप्शन नहीं ना, तो इसलिए फिर टेल बोन को ठीक करना होता है, ना कि नर्व्स को ही, वो जो नर्व होती हैं जो कोई मैसेज लेके जाती हैं, उनको ही बंद कर दो, ठीक है? तो इसलिए फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, काफ़ी इंजेक्शन से वो कहते हैं कि डॉक्टर पैट्रिक फोय के काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ वो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। बहुत ही यानी कि आप कहते हैं कि बहुत ही ये इस जगह भी इस तरह की है कि इसमें इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो इवेंचुअली आपको देखना होता है। इसमें आपको फिर अगर टेम्परेरी बेसिस पे आपको कुशन्स वगैरह देते हैं, जिस पर आप बैठते हैं ना, उसमें प्रेशर रिलीफ़ हो जाता है, ठीक है? काफ़ी कुशन्स हैं 2-3 टाइप की, तो उससे आपको बैठेंगे ना प्रेशर्स वगैरह आपके, जब आप बैठेंगे तो वो टेल बोन पे प्रेशर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो फिर आपको पेन नहीं होती, ठीक है? तो ये एक इसके टेम्परेरी बेसिस पे है, और इसके बाद एक कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, वो भी इसमें इतनी बेनिफिट नहीं है, पैट्रिक फोय कहते हैं, लेकिन हो भी सकती है, जिसमें आपके ना वो जिस तरह नहीं आपकी जो सारे जॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रेच करते हैं, उसमें अपनी अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे लेकर आते हैं, ठीक है? कि काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट भी होता है, वो पाकिस्तान में भी कम ही है। तो ये यानी ये तरीक़ेकार हैं इसके बारे में। अच्छा, इसका जो है ना एक और तरीका है, डॉक्टर शराफ़त अली एक पाकिस्तानी आप कह सकते हैं, कि वो हैं, इनके यूट्यूब पर भी है, तो उनसे आइडिया हुआ कि जो मैंने खुद भी फिज़िकली इसका जो एक्सपीरियंस किया कि आप जब सजदा करते हैं ना, तो आपकी जो टेल बोन है ना, वो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाती है, ठीक है? वो कैसे? जब आप बैठेंगे ना, तो टेल बोन
थोड़ी सी ना फॉरवर्ड बेंड करती है, थोड़ी सी आगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल बोन है ये, ठीक है, जिसकी ठीक है, थोड़ी सी अपवर्ड मूव करती है, ठीक है, तो क्योंकि इस पर प्रेशर भी आता है, वो प्रेशर भी इसने लेना होता है। लेकिन जब आप सजदा करते हैं तो आपकी जो स्पाइन पूरी है ना, उसका कर्वेचर जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, उसमें चाहे टेल बोन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो जब यानी मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं तो वो बहुत उसमें प्रेशर बेयर हो रहा है, वो फॉरवर्ड मूव कर फॉरवर्ड को चली गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या वैसे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जब आपने सीधा किया तो फिर आपकी जो वो टेल बोन है वो बैक टू उस नॉर्मल पोजीशन आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई भी जो है ना स्पाइन रिलेटेड कोई ना इशू है तो आप इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं, सजदा आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका था। इससे बहुत पेन यानी कि रिलीफ भी हो जाता है, क्योंकि आपने जब जब बैठे रहना तो पेन होगी, जब आप सजदा कर लेंगे वॉकिंग, इसके बाद वॉकिंग से भी कम हो जाती है पेन, क्योंकि ये बैठने से ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये कुछ तरीके थे, और आप डाइट वगैरह फॉलो सही तरह करें, जो कि 99% लोग वैसे नहीं कर रहे हैं आजकल, ठीक है। आजकल क्या वैसे ही नहीं करते, शौक ही नहीं है हमें, हमें बस सिर्फ हम डोपामाइन एडिक्ट हैं जी, हमें सिर्फ चस्के चाहिए होते हैं। तो ये जो चीज़ें थी जो कि मैंने तकरीबन 20 मिनट्स में क्लियर कर दी हैं, डिटेल में नहीं किया सेशन, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटेड ही है जिन्होंने इस पर काफ़ी करना हो तो, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह वो लगाते हैं इंजेक्शन, ठीक है, टेल बोन पे। बेसिकली ये इंजेक्शन हड्डी में नहीं लगता, ना कोई ऐसा इंजेक्शन है आई थिंक हड्डी में लगे। ये बेसिकली जो है ना ये लगते हैं जी मसल्स में, लिगामेंट्स में लगते हैं, ठीक है। उस ज़रिए पे टेल बोन जो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है। ये बेसिकली एक टेल बोन है, पूरी हमारी स्पाइन है, यहाँ पे टेल बोन है, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ ये बुक से। ये बुक उन्होंने लिखी है पैट्रिक फॉय ने, जो कि अमेरिका के एक साइंस बेसिकली डॉक्टर हैं। बहुत सारे और प्लेंटी ऑफ रीजन हो सकते हैं टेल बोन पेन के, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा बातों के बाद अगर हम ये कहें कि यार टेल बोन का कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, ये तो उनसे पूछना जिनको प्रॉब्लम थी या हुई हो। ये कैंसर अगर हो जाए तो इस तरह हो सकता है कुछ होगा। तो ये तो फिर यानी ये तो उनसे पूछे ना आप कि जिनको प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसे हम कहना छोड़ें कि एवोल्यूशन के ज़रिए जो है वो टेल बोन हमारी उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। इन्होंने ही खुद कहा है कि इन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं टेल बोन के साथ, जो कि इसे बैठने में मदद देते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हमें इसको बिल्कुल भी जो है ना नहीं इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक हो गया, कि इसमें हम इसे कहें कि इसका कोई फंक्शन नहीं है। सॉरी, ठीक है। तो और मैं अगर देख लेता हूँ, अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो मैं आपको कर देता हूँ जी। ये कुछ ये टाइप्स के क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस जो कि इसको काफ़ी बेनिफिट होती हैं, ठीक हो गया। इसमें हाँ, बच्चों का जो है, बच्चे काफ़ी जब शरारतें करते हैं तो बाज़ औक़ात वो गिर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वज़ह से उनकी भी टेल बोन डैमेज होती है। अमूमन ये होता है कि वो टेल बोन आपकी अगर इस तरह हो तो खुद ही ठीक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप थोड़ी-सी मेडिकेशन भी लें। लेकिन अगर थोड़ा-सा सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर आपको इंजेक्शन और ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स करनी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये थे जी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ टेल बोन, जो कि हमने इसकी मैं कंक्लूजन देता हूँ कि टेल बोन हमारे स्पाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं, और इसमें हमें जो है ये सपोर्ट देता है बैठने में, सिटिंग के दौरान। और अगर ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इसे अगर हम ये कहें कि हम ये इसका कोई फंक्शन नहीं है तो ये बात ठीक नहीं होगी। तो ये सारे हमने कंक्लूजन है, जिसके इसके बाद प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं टेल बोन की, इसके ट्रीटमेंट भी दिए हैं। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को निशानदेही कर रही हैं कि टेल बोन का कोई ना कोई इसका होगा। और इवन अभी साइंस तरक्की कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता, तो इसके और चीज़ें हमें निकाल के या और चीज़ें भी रिसर्च करनी होंगी या साइंटिस्ट करेंगे कि इसमें और भी इसके क्या-क्या इसके जो है वो इम्पोर्टेंस हैं, अदर दैन दैट ऑफ सपोर्टिंग अस इन सिटी। तो ये था सारा हमारा साइंटिफिक तरीका। तो अब हम थोड़ा-सा अगर क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ वी विल मूव ऑन द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ द टेल बोन। हसीब भाई आप हैं सर?
जी जी, मैं सुन रहा था सर। बात सुनी आपकी। तो अभी तो हम मतलब ये तो सारी होगी साइंटिफिक बातें, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इस्लाम के बारे में बताना था। तो क्योंकि मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा तो जी कोई जी वो बैकग्राउंड अगर। जी जी, तो इंशाल्लाह इस पर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी इस पर डिस्कशन करते हैं जी। ठीक है, कोई नहीं। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ आपकी सारी बात। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं जी। अच्छा, ये बेसिकली जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ना, ये उन के लिए है जो कि इस पर इससे गुजर रहे हो या इनको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ताकि कल को किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे पता हो क्या क्या करना है, क्योंकि इंटरनेट पे भी काफ़ी कम वीडियोस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो चलें, ये तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो भी इल्म हो ना वो बांट दे आगे, अपने पास ना रखें। जब भी मरेंगे तो सारा इल्म दे के मरें, कोई भी ये हसरत ना हो कि मैं कुछ चीज़ साथ में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, तो we will move on to this Islamic perspective of the tailbone। ठीक है, सबसे पहले जो मैं मुझे एक भाई थे, उन्होंने इस पर डिस्कशन की कि उन्होंने कहा कि जो टेल बोन है ना, इस पे बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कहाँ पे ये बात की गई है। तो बेसिकली ये हदीस है सही मुस्लिम की। ठीक है, 2955, जिसमें थोड़ा सा मैं पहले से आपको डिस्कस करता हूँ। एक ये बुक है जी, आलिम आखरत, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल अरीफी की। ठीक है, उन्होंने लिखी है आलिम आखरत। इन्होंने एक हेडिंग दी है, वो मखलूक़ात जो फना नहीं होती, ऐसी मखलूक़ात जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, इसमें वो बात करती हैं कि ज़ात बारी ताला के सिवा हर शय को फना होना है। ताहम ताहम 8 ऐसी मखलूक़ात हैं जिन्हें कुरान और सुन्नत में फना से मुस्तस्ना करार दिया गया है। तफसील हस्ब झील है। एक न्यू सी बात है, आई थिंक आप लोगों ने पहली बार ही सुनी होगी। जब मैंने पढ़ा, मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम सुना कि यार ऐसी भी मखलूक़ात हैं जो कि फना नहीं होती। ठीक है, इस्लाम ने इसे मुस्तस्ना करार दिया गया है। ठीक हो गया, उसमें सबसे पहले है रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, विच इज कॉल्ड टेल बोन। उसके बाद है रूह, फिर है जन्नत और जहन्नम, उसके बाद है अर्श बारी ताला, उसके बाद है कुर्सी, उसके बाद है हुराने जन्नत, फिर है लोहे महफूज, और फिर है कल्ब। ठीक है, ये ऐसी मखलूक़ात हैं जो कभी फना नहीं होंगी। उसमें जो टेल बोन वाला हिस्सा है वो मैं आपको रीड करके इसमें से बताता हूँ। रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, इसमें रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से मुराद है रीढ़ की हड्डी के आखिरी मुहरे का निचला नोकदार हिस्सा। आपको मैंने अभी पहले बताया, ये दिखाया भी है कि वो नोकदार हिस्सा है सबसे एंड पे जो टेल बोन का। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी मुहरे का निचला नोकदार हिस्सा, अरबी में इसे अजुब कहते हैं। दुम की जड़ और अल उस अस कहते हैं। कब्र में इस हिस्से के सिवा इंसान का तमाम बदन फना हो जाता है। क़यामत को इंसान उसी हिस्से से असर नो तख्लीक पाएगा। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ हदीस का। इब्ने आदम के तमाम बदन को मिट्टी खा जाती है, सिवाय रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के, और इसी से इंसान को तख्लीक किया गया था। इसी से तख्लीक किया गया था, पॉइंट टू बी नोटेड। और इसी से दोबारा तरकीब दिया जाएगा। 2955 सही मुस्लिम। ठीक है, तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इस पर काफ़ी रिसर्च की जा सकती है इस पॉइंट में, कि ये इस पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली रीड की हड्डी इन्होंने शो की हुई है। तो यहाँ से हम ये पॉइंट डिडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बैक टू साइंटिफिक मॉडल में आ जाते हैं कि क्या साइंस इस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि हम जो है टेल बोन्स से तख्लीक किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक आर्टिकल शेयर कर देता हूँ। इस पर डिटेल डिस्कशन, सही डिस्कशन तो वही लोग कर सकते हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजी, जो कि डॉक्टर्स हैं, जिनका इंटरेस्टेड है इसमें बहुत सारी रिसर्च की हो। तो हम इंशाल्लाह अगर कोशिश हो, अगर ज़िंदगी ने मौका दिए, तो इंशाल्लाह इस तरह कोई साइंटिस्ट अगर हमें मिल जाए या मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो हम उनसे जो डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम थोड़ा सा इसका गैस कर सकते हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये क्या बात है जो ठीक नहीं है। अदरवाइज मैं आपको एक आर्टिकल शो कर देता हूँ जिसमें ये बताया गया है
ये एक आर्टिकल है, अगर मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? और इसमें बेसिकली वो कहते हैं, मैं इसका आपको ना बेसिकली समरी बता देता हूँ। एक इस तरह के 2-3 आर्टिकल्स हो रहे हैं, 2 आर्टिकल्स आई थिंक हो रहे होंगे, जिस पे उन्होंने ये कहने का मतलब ये है कि जो प्रिमिटिव नोड होती है ना, जब आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है? तो उसमें जो पहली चीज़ है कि वो प्रिमिटिव नोड्स वगैरह बनती हैं, तो इवेंचुअली वो कन्वर्ट होती हैं टेलबोन कन्वर्ट होती हैं। फिर टेलबोन से सारी आपकी नेक्स्ट जो है ना डेवलपमेंट होती है किसी भी हम कह सकते हैं ह्यूमन की, ठीक है? तो वो फिर उसके बाद सारे स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होते हैं। तो इसमें ये एक राय है या एक साइंटिफिक इस पर आई थिंक एविडेंस हो या ना हो, इस पर काफ़ी रिसर्च की जा सकती है। लेकिन ये भी एक डिस्कशन मिलती है हमें कि ऐसे हम जब एम्ब्रियो बनता है, तो उसके बाद उसका जो नोड्स वगैरह हैं कन्वर्ट, उसके बाद वो कन्वर्ट जब मिलती हैं, तो वो एक टेल बोन क्रिएट कर देती हैं, उससे फिर हमारी फर्दर डेवलपमेंट होती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टू बी नोटेड है, जिससे हमें पता चलता है कि तख्लीक वाला जो हिस्सा है ना, वो हमें टेल बोन से हमें इसमें आता है, ठीक है? और इसके बाद ये भी बात क्लियर है कि उसी में आपके साथ डाटा मौजूद होता है टेल बोन के अंदर, जेनेटिक कोड कह सकते हैं, ठीक है? मैं फिर अगेन आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो आई थिंक शो हो रहा होगा। इसमें ये है कि द कॉक्सिक मिरेकल इन इस्लाम एंड साइंस। इसमें सारी वो हदीस आ जाती है जो कि मैंने 2955 आपको की है, बताई है। इसमें आप वो जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसमें जो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हदीस है ना, वो ये है कि द टेलबोन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बोन end of your spine. It is only part of body that does not decompose and cannot destroy it. It cannot be finished even by burning under high temperature. ये है एक नई बात। इस पर अभी आर्टिकल्स मैंने जो पहले शेयर किया उसमें भी लिखा हुआ है कि एक साइंटिस्ट है जिन्हें आई थिंक नोबेल प्राइज भी मिला है, जिसमें उन्होंने इसे उन्होंने ना बेसिकली या आई थिंक रिसर्चेस हुई हैं काफ़ी, जिसमें उन्होंने टेल बोन को इतना हीट दी और इसे बर्न करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है? जिससे हम ये भी पॉइंट रेज कर सकते हैं कि कब्र में सिर्फ टेल बोन होती है। इस पर भी रिसर्च की जा सकती है कि टेल बोन जो है वो कब्र में वाकई में सिर्फ वही रहती है, वो खत्म, ठीक है ना? तो ये भी एक पॉइंट है जो कि इस पर भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी करनी पड़ेगी, इस पर डिटेलिंग बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद ठीक हो गया, तो ये डैमेज नहीं होती, इवन आप इसे आग में या जहाँ मर्ज़ी लावे में फेंक दें, ठीक है? जिससे हम इवेंचुअली दोबारा क़यामत में दोबारा क्रिएट किए जाएँगे, फुल स्टॉप, ठीक है? और इतनी बड़ी बात है ये वाली। जी हाँ, इसमें इसी तरह हम क्रिएट किए जाएँगे, जिस तरह अभी दरख़्त जब हम कोई भी बीज ज़मीन पे में, ठीक है, उसे करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो भी एक दरख़्त की शक्ल में आ जाता है। इसी तरह क़यामत में भी हम टेल बोन ज़मीन में होगी हमारी, ठीक है? उसी से जो है बेसिकली क्या होगा कि सारे जो है वो आपकी डेवलपमेंट होगी क़यामत में, ठीक है? टेल बोन ही से। जिस तरह अब इस दरख़्त होते हैं, उसी तरह जो है आपके टेल बोन भी हो, ठीक है? हम सब। तो ये उसके बाद है कि द टेल बोन कंटेन्स मदर सेल्स फॉर द बॉडी, ठीक है? ये एक डाटा जेनेटिक कोड है, हम कह सकते हैं डाटा है, मदर सेल्स हैं जो कि फॉर द बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद वेस्टर्न साइंटिस्ट डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ टेल बोन वाज़ जर्मन नेम्ड, उसका साइंटिस्ट का नाम आगे उसमें सारा वो बता रहा है, ठीक है? सारी डिटेलिंग जो मैंने आपको बताई है उसमें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकती हैं। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, अगर हो सका तो, ठीक है? ये कॉक्सिक आ गई, ये सारे आपका वर्टिब्रेट, ठीक है? इसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें शेयर की हैं। ठीक हो गया, तो ये एक चीज़, ये पर्सपेक्टिव था कि इसमें टेल बोन का जो है ना, इसे बर्न नहीं हो सकता, जो कि हमने देखा कि यही चीज़ कब्र में जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकती, फ़ना नहीं हो सकती, जो मख़लूक़ात जो फ़ना नहीं होंगी, ठीक है? उसी से हम दोबारा क्रिएट किए जाएँगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि टू द पॉइंट टू बी नोटेड, और इस्लामिकली हमें ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और इंशाल्लाह इसमें आगे भी और भी अगर कोई रिसर्च मिली तो इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन की करेंगे। हसीब भाई से एक गुज़ारिश है, अगर वो सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह आप अगर
कोई इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सी भाई सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ। जी, कोई क्वेश्चन आपका रेज हुआ हो? नहीं मतलब क्वेश्चन तो इतना कोई खास नहीं है, बट जैसे कि आपने कहा कि इसी से ही दोबारा से जिंदा किया जाएगा, तो मतलब ये आप इसको हम किस तरह से ले रहे हैं कि जैसे कि इंसान पहले भी इसी चीज से बनाया गया था, या पहले ये चीज बनी फिर उसके बाद लिया गया, या मतलब या सिर्फ मरने के बाद के लिए ये कि ये दोबारा पैदा। बेसिकली, हाँ, ये बेसिकली मरने के बाद के लिए है। और इसके बाद जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना बेबी की, ठीक है, जब बच्चा डेवलपमेंट में होता है, ठीक है, तो उससे भी अभी रिसर्च है। ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आर्टिकल आपको शेयर किया, आप उससे भी जाके डिटेल से रीड कर सकते हैं अगर करने हो। तो उसमें ये है कि आप जब वो नोट्स, प्रिमिटिव नोट्स, ये जो कोई अच्छे साइंटिस्ट ही जान सकते हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट, वही हमें बताएंगे कि उसमें ये नोट्स वगैरह जब डेवलपमेंट होती है तो वो नोट्स इवेंचुअली टेल बोन में कन्वर्ट हो जाती है, और टेल बोन से आगे आपकी फर्दर डेवलपमेंट होती है पूरी बॉडी की। ठीक है, ये एक आर्टिकल है, इसकी अभी तस्दीक करनी बाकी है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे हम ये रेज कर सकते हैं ये भी। मतलब बाकी कोई भी चीज नहीं बचती इंसान की, लेकिन टेल बोन सिर्फ रह जाती है। हाँ, ये बात कबर। तो भी पॉइंट नोटेड है, इस पे रिसर्च भी की जा सकती है कि सिर्फ यार टेल बोन ही रहती है, बाकी सब बॉडी के पार्ट्स को क्या होता है, क्योंकि जब वो स्काल जैसे। हाँ हाँ, स्केलेटन हमारा पूरा ही होता है ना, जब कवर में अगर वो निकाला जाए तो उसमें सिर्फ टेल बोन तो नहीं ना होती। तो ये भी एक क्वेश्चन वो है जो कि नहीं, वो डिपेंड करता है कितने टाइम बाद निकाला जाता है। अगर वो 2 से 3 साल के बाद निकाला जाए तो फिर उसमें सिर्फ स्कल बच जाता है, आपके सर की हड्डी या और रीढ़ की हड्डी बचती है। बाकी बहुत सी हड्डियां जो हैं वो लाइक वो डिसॉल्व हो जाती हैं, तो ये थोड़ी स्ट्रांग होती हैं शायद। स्कल भी काफी टाइम बाद वो खोखला होना शुरू हो जाता है। मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन लाइक उसके बाद वो स्कल भी जो है वो उसकी भी चेंजिंग शुरू हो जाती है, वो भी मतलब सॉइल की तरह ही कन्वर्ट होने लग जाता है। रीढ़ की हड्डी थोड़ा टाइम लेती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट टेल बोन का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो कोई सिर्फ रह जाती है या बाकी भी खत्म होने के बाद सिर्फ, क्योंकि इतना उन्होंने शायद रिसर्च नहीं की, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि इसको प्रॉपर टाइम मिलता है फिर मतलब है कि नेचुरल डिकम्पोजिशन होती है इसकी। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि सिर्फ जी यही बात चाहती है। जी, ये हमारा ही काम है कि हम जो है ना, आई थिंक, आई डोंट नो कि दूसरे रिलीजन्स में भी शायद इसकी कोई डिटेलिंग मिले हमें जिसमें टेलबोन के हवाले से, लेकिन ये है कि इस्लाम में हमें थोड़ा सा इसका काफी नहीं, अगर देखा जाए ना तो ये जो चाक्रास का नाम लिया जाता है, जैसे योगा में होते हैं चाक्रास कहते हैं, लाइक इट्स लाइक दे बेसिकली गो फॉर द आपकी जो बैकबोन है उसी पे ऊपर फोकस करते हैं। लोअर होता है, मिडल, फिर मतलब इनके डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये इनका फोकस होता है, जैसे आप रीढ़ की हड्डी से ही आप जो है एक डिफरेंट एक समझ लें, एक एटमॉस्फेयर कर लें, डायमेंशन कर लें, जो भी कर लें, कि उसमें चले जाते हैं जहाँ पे आपको एक एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जिससे आप रिलैक्स कर सकते हैं बेसिकली। आप हर चीज को बुला सकते हैं, तो वो बेसिकली इन लिगामेंट्स और इन्हीं सेगमेंट्स के दरमियान में से समझ लें कि एक पाथवे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इसको इस तरह से रिलेट किया जा सकता है, ये हिंदुइज्म में है। इसके अलावा मैंने किसी और, ये बुद्धिज्म में भी थोड़ा सा है इसका। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं है, वो वर्डिंग में यूज नहीं का याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से बुद्धिज्म में भी इसी तरह से मतलब बैकबोन रिलेटेड कुछ बहुत सी चीजें, जैसे वो मेडिटेट कर रहे होते हैं ना, तो वो कंसिस्टेंट उनका फोकस जो होता है कि इसी मतलब ये जो आपका ये जो रीढ़ की हड्डी आपके दिमाग से जुड़ रही होती है, जहाँ पे इस पॉइंट पे इसके ऊपर फोकस्ड होता है, और लाइक मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ द बैकबोन, कि जहाँ से वो जो है कि ऐसी मेडिटेशन करते हैं जिसमें वो कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो कर रहे होते हैं। कि इसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमारा एक बहुत से मॉन्क हैं जो पिछले 200 साल से जो है वो इसी मेडिटेट कर रहे हैं, और उनके ऊपर उन्होंने मूर्ति बना दी। लाइक ऐसी भी मूर्ति मिली बुद्धिज्म में कि उन्होंने वो बंदा मेडिटेट कर रहा था, तो उसके इर्द गिर्द ही उन्होंने मतलब उसी जगह पे वो इतनी मेडिटेट हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द उन्होंने वो क्या कहते हैं एक प्रॉपर एक मेटालिक प्लेट्स लगा के, और उसको समझ लें उसी के अंदर एक बुत बना दिया। तो काफी टाइम बाद जब उसकी एक्सरे की गई तो अंदर जो है वो बंदे की प्रॉपर हड्डियां थी। लाइक वो मर भी गया तो वो हिल पता नहीं सका या क्या, नहीं मतलब उसकी वो डिकम्पोजिशन भी इतनी तेज नहीं हुई 200-300 साल के बाद भी। तो आई डोंट नो, शायद मेटल की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि सॉइल में ज्यादा जल्दी डिकम्पोजिशन होती है, जबकि मेटल के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती होगी। तो बट ये है कि वो इस तरह से करते हैं। तो इसका बुद्धिज्म हिंदुइज्म के एशिया से ज्यादा रिलेटेड है, क्रिश्चियनिटी में कोई इतना फोकस नहीं है इसके ऊपर।
क्योंकि उसमें इतना कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नहीं है कि आपने अलग ही दुनिया में जाना है एक हिसाब से। तो क्रिश्चियनिटी में इतना नहीं है, बुद्धिज्म में भी मैंने कभी नहीं सुना। तो मतलब यही है रिलीजन्स तो जिनके बारे में मैं जानता हूँ, बाकी कोई है तो मुझे नहीं पता इनके बारे में। बट लाइक दे आर फोकस्ड ऑन, जब भी आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो मेडिटेशन का फोकस ऑन बैकबोन होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है उसमें, कि जी आपने बैक को सर्टेन पोजीशन में रखना है, फिर उसके बाद सर्टेन आपने मतलब इनहेल एंड एक्सहेल करना है जिससे प्रेशर एग्जर्ट हो। तो उस तरह भी करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट मुझे इतना इल्म नहीं है कि मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा कमेंट कर सकूं, बट इस तरह से ही करते हैं ज्यादा। सही हो गया। तो इसमें और कोई वैलिडेशन करनी है? और तो कुछ खास नहीं है, लाइक बैकबोन से रिलेटेड मुझे और इतना आइडिया नहीं है। बाकी ठीक। यहाँ तक आपने बात की पेन की, और होता है लाइक पेन स्टार्ट तो होता है, बैक का पेन जिनको होता है वो इस लाइक वो सिर्फ इंजेक्शंस पे ही होते हैं कि लाइक दे यूज पेन किलर्स, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है कि आपका एक सेगमेंट होता है, फिर उस सेगमेंट्स में बहुत से नर्व सेल्स अटैच होते हैं, तो फिर पता नहीं चलता कि कौन सा नर्व सेल, एक मतलब एक समझ लें, एक वेन समझ लें जिसकी वजह से दर्द हो रहा होता है, जो ऊपर नीचे हुई है, जो प्रेस हो रही है ज्यादा जब आप मूवमेंट करते हैं या सर्टेन पोजीशन में बैठते हैं। तो वो उसको डिटेक्ट, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ वेन्स है हमारे में, कि आपको समझ ही नहीं आती कि कौन सी वेन प्रेस हो रही है। तो उसकी वजह से जस्ट वही है कि 100 में से 90% चांस होता है कि सक्सेशन का इसका। बाकी इतना कोई चांस नहीं है इसको, क्या कहते हैं, इसकी रिकवरी का। तो दे मतलब इसका पेन भी जाता नहीं है जल्दी। और जो बैठने का पोजीशन है आजकल, जो बैक पेन है वो ज्यादा भी हो रहा है। बट इसमें इन्होंने ये भी एडवांसमेंट की है कि डिफरेंट टाइप की चेयर्स आ गई हैं जो आपकी सर्टेन पोजीशन में आपको बैठने में हेल्प करती हैं, आप बैठे रहते हैं तो उससे आपका बैक पेन बहुत कम होता है, वो उस जी, पर जी, बिल्कुल। फोकस बहुत ऐसी कम बहुत पड़ता सारी है। कुशन्स भी हैं, हाँ कुशन्स भी रख सकते हैं आप, इस बिल्कुल। तरह की चेयर्स भी हैं। इसमें काफ़ी सारी हाँ इसमें वो हाँ, साथ। एक और बात है कि आप आपको इस पर एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेंगी अगर आप बहुत ज़्यादा सिटिंग कर रहे हैं ना, ताकि हमारे मसल्स वो स्पैम्प ना हो जाएँ, वो उस पे कहीं तनाव ना आ जाए, वो भी अगर सारी देखा चीज़ें। जाए ना, जो सजदे की हालत है, सजदा जिस टाइम आप लोग यस, मतलब यस। हम लोग करते हैं नमाज दौरान, तो उसमें भी देखा जाए ना तो ये फुल स्ट्रेच करती है। तो इस वो बेस्ट वे होता है इसकी एक्सरसाइज का बहुत सी जगहों पे, क्योंकि उससे जो एक ब्लड फ्लो की एक्सट्रीम होती है, क्योंकि आप सीधा रहते हैं तो ये इतना मतलब है कि इसके ऊपर प्रेशर एक हिसाब से पड़ रहा होता है पूरी बॉडी को, इसने आगे मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को स्ट्रेट रखना होता है। लेकिन जब भी आप हाफ बेंड करते हैं, जैसे रुकू हो गया या सजदा हो गया, तो उसमें उसके ऊपर रिलैक्स करती है ये, इसलिए इसके ऊपर जी, जी। फोकस कम आता है। अगर आप क्योंकि इससे थोड़ा सा आप नीचे जब सज्जे की हालत में स्पेसिफिकली जाते हैं तो उसमें काफी रिलैक्स करती है। बेस्ट एक्सरसाइज है बहुत सी, अगर आप एक्सरसाइजेज में भी देखेंगे तो बैक के लिए स्ट्रेचिंग में भी आती हैं, तो स्ट्रेच भी इसी तरह से, जैसे सज्जे की हालत में आप स्ट्रेच कर रहे हैं या रुकू में, या फिर आपने सरफेस के ऊपर हार्ड सरफेस के ऊपर लेटेंगे तो इसको भी, उससे भी सपोर्ट मिलती है। तो मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाता है इस चीज को, कि दर्द है या कोई भी पेन है या फिर कंसिस्टेंटली इसमें दर्द ना हो, इसको थोड़ा स्ट्रेच किया रह जाए। तो मतलब नमाज भी प्रॉपर एक मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज की है कि जो बॉडी की और हिस्सों के साथ साथ, खासकर अगर आप सज्जे की हालत में देखें तो मेन फोकस उसका लगता है ऐसा ही है कि जैसे जी, पूरा एक और इंटरेस्टिंग बात बैक है के ऊपर ही जी, है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आर्टिकल एक में अभी मैंने देखा है, उसमें ये है, मैं आपको थोड़ा-सा ना वो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट सुजूद लाइक अ पोस्चर बेस्ट टू ट्रीट बैक पेन। आई थिंक अब इसमें हाँ ये चीज़ है कि इस पर जो है ना, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन देख लें आप एक बार, ये है, हाँ यू ये माइट चीज देखें। सर्जरी और अदर हाँ हाँ इंटरवेंशन टू ट्रीट योर बैक पेन, बट ये लेस। ये अब हालांकि इनकी एक्सरसाइज अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये ये एक और है बात, कि इन्होंने अपनी एक्सरसाइज में इस तरह की एक्सरसाइज ऐड की हुई है, ठीक है? हाँ जस्ट लाइक हाँ, लेकिन जो ये हम हम रोज करते हैं, इस लाइक ये चीज रोज होती है इसमें, हमारी नमाज में तो ये चीज रोज होती है। क्योंकि ये पूरी बैक हिप हिप बोन जो हो गई, ये पूरा वर्टिब्रेट जो है ये थोड़ा रिलैक्स करता है ना वे, इस पोजीशन में खासकर, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो आपके दिमाग का तक भी ब्लड फ्लो सही रहता है, तो ये उसमें भी हेल्प मिलती है। सारा ब्लड फ्लो आपके दिमाग में चला जाता है, यानी कि आप कह सकते हाँ हैं काफ़ी हद तक। क्योंकि वो जरूरी होता है ना, क्योंकि आप सारा दिन स्टैंडिंग पोजीशन में रहें तो उससे जो है जो हेड को प्रॉपर फ्लो नहीं जा रहा होता, तो क्योंकि वो हार्ट से ऊपर आ जाता है हेड,
तो जितना भी अगर आपने हार्ट से ऊपर की जितनी भी चीजों को करना है, रुकू हो गया या सजदा होगा, तो बेस्ट पोजीशंस वही हैं जिसमें आप बेहतरीन तरीके से जो है ब्लड जो है फ्लो सही रहता है। जी जी, तो तो इसमें आप देखें ना, आप टेल बोन वाला हिस्सा है वो भी एक अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। अदरवाइज बिल्कुल ये आगे को बैंड होता है फॉरवर्ड बिल्कुल से। इसी तरह। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने शेयर की है। आई थिंक ये सही हो गई क्योंकि हार्वर्ड की है, इस पर भी देख सकते हैं आपके ये सही है या नहीं। लाइक हाँ, रिसर्च है तो ठीक है, लाइक देयर हम्म, ओपिनियन है। तो अच्छा है अगर कोई इसके ऊपर रिसर्च करे, तो जितनी ज्यादा किसी भी पॉइंट के ऊपर रिसर्च होगी तो उससे ज्यादा मतलब यह है कि उसके ह्यूमैनिटी उसको का बेहतर बेनिफिट तरीके होगा, से ट्रीट। इंसानियत ही का ही हम कह सकते हैं बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल जी इसी तरह। जी। अच्छा, एक और बात जो कि इसमें लास्ट ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी दरख्त जो है वो एक क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है? हम सीड फेंकते हैं जो सोइल में। इसी तरह जो कहते हैं कि आई थिंक ये बात ठीक होगी, अदरवाइज़ मे बी गलत हो। तो इसी तरह टेल बोन जो हमारी जो होगी ना, उसे अल्लाह ताला एक कोई ख़ास, मैंने ये पढ़ा था कि कोई ऐसी बारिश करेंगे या कोई चीज़ बरसाएँगे जिससे हमारा जो ज़मीन में टेल बोन होगी ना, तो उससे उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, दोबारा जब हम क्रिएट किए जाएँगे। ठीक है? तो इसी तरह दरख्तों की तरह हम दोबारा जो है वो बोर्न होंगे, क्रिएट होंगे। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि काफ़ी वैलिड हो सकता है। हाँ हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब ये समझ लें कि ये एक बीज है जो रह जाता है जमीन में, उसके बाद एक बारिश हो जिससे ये सारे पौध मतलब यस, एक इंसान यस, हाँ। ऑफ कोर्स। जी। आई डोंट नो, मतलब इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, शायद हो भी सकता है। जी, जी। ये यानी कि ऐसी ऐसे चीज़ें ही हैं जो कि पेंडिंग में छोड़ी हैं, या ऐसी चीज़ें जिस पे फ्यूचर में रिसर्च अगर की जा सकती है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम किसी को यानी कि शेयर कर सकते हैं, दैट ऑल द थिंग मैटर। हाँ तो ये जी, नहीं, फिर ये मसला वहां पे आ जाता है ना, जब ये कहा जाता है ना कि तो मतलब वहां पे उसके हिसाब से फिर जमीन और पानी मतलब मेटल की है, ऊपर से बारिश हो भी रही हो, तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी लग जाता है कि यार यहाँ पे अब जमीन जो है बिल्कुल ही हार्ड सरफेस है, फिर उसके ऊपर जो है वो पानी की बारिश और फिर लाइक उसके अंदर से निकलना, या फिर कि मतलब समझ नहीं आ रही कि जब पैदा होने कर मतलब बारिश या तो पहले हो जहाँ पे जमीन सही तरह से, और मतलब इतने ज्यादा बंदे, और फिर उसके बाद क्योंकि उससे पहले भी जमीन को तबाह भी तो किया जाएगा, तो फिर उसके बाद स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट ना, आप किस तरह से इसको फिर रखोगे। यस, इसमें बहुत सारे एंगल्स निकल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हाँ निकल सकती हैं। ठीक है? बहुत कि इसमें सारी ये चीजें हैं। ज़मीन होगी नहीं तो फिर कैसे क़यामत में तो ये ज़मीन में थोड़ी ना हशर कायम होगा। वो तो एक हाँ नया चीज़ हो जाएगी, सारा स्पेस टाइम नया हो जाएगा आई थिंक सो फार। तो ये यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनसोल्व्ड हैं, जिनके हम्म, सवालात हर चीज़ के जवाब नहीं मिलने होते हैं, ठीक है? ये भी बात है। हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, सवालों के जवाबात तलाश करने पड़ेंगे, पूरी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं लोगों की एक सवाल को ढूँढने के लिए, ठीक है? तो इसी तरह एक क्वेश्चन की बेस पे आप पूरी डॉक्टर लाइन को गलत नहीं साबित कर सकते, ठीक है ना? इसलिए आपको बाकी चीज़ों को भी पेंडिंग छोड़ देना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, जब तक कि हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसलिए इसी तरह हर चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते इस हवाले से। बिल्कुल इसी तरह। सही। तो काफ़ी अच्छा हमें लगा, माशाल्लाह सेशन हमारा गया, तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं। तो हम रैप अप करेंगे और अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम रैप अप करते हैं। आपके कोई एंडिंग जाने के कोई आपके कंक्लूजन, कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहें हमारे साथ? कंक्लूजन यार बस अभी तो कोई इतना मतलब ये जो टॉपिक हमने चूज किया है इसको हम साइंटिफिकली तो इसमें ज्यादा रिसर्च हुई है, बट जैसे अगर आप इस्लामिकली भी कहते हैं ना, तो ये वो मतलब ये इसको इतनी अहमियत इस वजह से नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जो टॉपिक्स को अहमियत दी जाती है वो रोजमर्रा के मामलात में ज्यादा, जिसमें मतलब है कि ह्यूमन लाइफ ज्यादा इन्वॉल्व है तो उनको दी जाती है, तो इसमें आपको लिटरेचर अगर साइंटिफिकली हवाले से भी बात करें तो बहुत कम ही मिलेगा। तो जी। बट ये है कि अगर बंदा इंटरेस्टेड हो मतलब अदर देन ये फिकी मसाइल के, तो फिर हमें ज्यादा मिल सकता है क्योंकि वो इसको साइंटिफिकली और इस्लामिकली अगर वो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगा तो मतलब एक एहसान ही होगा इन अ वे कि बाकी जो आने वाली जनरेशन पे होता है कि यार आप इस जैसे हार्ट होगा या कोई भी और बॉडी पार्ट होगा जिसपे साइंटिफिकली और मतलब है कि इस्लामिकली दोनों प्रोस्पेक्ट को सामने रख के जो है कि उसको डिफाइन किया जाए। तो बस यही है कि अभी हमें करना चाहिए जितने भी आ रहे हैं कि रिसर्च होनी चाहिए हर एक चीज में, और वो भी नॉट इन अ वे सोनली ओनली साइंटिफिकली, बट
उसके साथ साथ इस्लामिकली भी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है और वो ज़्यादा फायदेमंद होगी आने वाली जनरेशन के लिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, इसका जो लास्ट में आपको बता दूँ मकसद क्या है इन सारी चीज़ों का, और हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है? जो कि कुछ लोग कहेंगे इससे बड़े मसाइल हैं, उस पर आप डिस्कशन उस पर करें, वो उस पर हल हल करने के लिए। तो हमें मालूम है कि जिस तरह साइंटिफिक ईरा गुज़र रही है, ये टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन गुज़र रही है, ठीक है? अगर हमने आगे आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी वाइज़, तो हमें हर चीज़ को टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, जो भी फील्ड हो, स्टेम फील्ड ख़ास तौर पर, ठीक है? उस पर अगर हमने अपनी चीज़ों को सबको करना है स्ट्रॉन्ग, तो हमें इस तरह की नॉलेजेस जो साइंटिफिक बेस्ड हो सकती हैं, उसको हासिल करना है, फिर उसे रिसर्च करनी है, प्रूव करना है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? कुरान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा आई थिंक है, तो इसलिए ये एक आपको टू द वे बताया गया है कि ये इस तरह के भी के रास्ते हैं, इस पर रिसर्च की जा सकती है, ठीक है? तो ये यानी कि इसकी वजह है, और दूसरी बात ये कोई हतमी नतीजा नहीं है, ये हमारी राय है, गलत भी हो सकती है, ठीक है? तो इसमें ये बात भी लाज़मी, क्योंकि हमारा नॉलेज है वो लिमिटेड है, लिमिटेड है हमारी अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है? तो इसलिए गलत भी हो सकते हैं। आप कमेंट करें, बताएँ हमें कि क्या हमने गलत किया, आप हम उसे इम्प्रूव करेंगे, रुजू रिकॉर्ड कराएँगे, ठीक है? तो दीज़ ऑल द थिंग्स और जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो आई थिंक हम रैप अप करते हैं सेशन को, 51 मिनट्स ऑलरेडी। तो थैंक यू हसीब भाई आपका कि आपने जॉइन किया, कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू। जी। थैंक यू यार। इंशाल्लाह अल्लाह फिर हाफ़िज़। मुलाकात हो। और खुदा इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।